नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। कमल हसन बोले, तमिलों ने भाषा के लिए जान गंवाई, इसके साथ मत खेलो। मोदी बोले, आरएसएस की वजह से मराठी सीखी, संघ ने लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। जमानत पर बाहर आया आसाराम, इंदौर में दे रहा प्रवचन, जमानत की शर्तों का कर रहा उल्लंघन। हिसार आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 561 शोधार्थियों को देंगी पीएचडी की डिग्री। कांग्रेस और शशि थरूर में बड़ी टकरार, थरूर ने राहुल से पूछा, कांग्रेस में मेरा क्या रोल। गैंगस्टर काला जठेडी की लेडी डॉन पत्नी बोली, मैं बचपन से बदमाश थी। निजी चैनल को इंटरव्यू दे रही थी अनुराधा चौधरी। महाकुंभ दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट 12 गुना महंगी, वीकेंड पर पहुंच रही है भारी भीड़। नए एडवोकेट एक्ट पर विरोध जता रहे हैं देश भर के वकील, केंद्र सरकार कानून में सुधार के लिए बिल ला रही है। सिरसा में बोली सुनीता दुग्गल, छोटी सरकार तो बनवा दो, पूर्व सांसद निकाय चुनाव में कर रही हैं प्रचार। ईडी ने बीबीसी इंडिया पर 3.44 करोड़ का लगाया जुर्माना, एफडीआई नियमों के उल्लंघन का आरोप। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर मक्कल निधि मय्यम पार्टी के प्रमुख कमल हसन ने कहा, तमिल भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान है, लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई है, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। एक्टर से नेता बने हसन शुक्रवार को चेन्नई में अपनी पार्टी की 8वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हसन ने यह बयान केंद्र और राज्य के बीच जारी ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर दिया है। 2019 में लागू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है। तमिलनाडु में हमेशा से 2 भाषा नीति रही है। यहाँ के स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है। इस भाषा को बोलने और नए शब्द सीखने की लगातार कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आरएसएस की वजह से ही मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य मिला। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन किसी भाषा या राज्य तक सीमित नहीं है। मराठी साहित्य सम्मेलन स्वतंत्रता के संघर्ष का सार दर्शाता है। इसमें महाराष्ट्र और देश की सांस्कृतिक विरासत है। कुछ महीने पहले मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। दुनिया में 12 करोड़ से ज्यादा लोग मराठी बोलते हैं। मुझे मराठी को शास्त्रीय दर्जा देने का अवसर मिला। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। नाबालिग और महिला से रेप केस में सजा काट रहा आसाराम जमानत मिलने के बाद इंदौर पहुंचा है। यहाँ कोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर वह प्रवचन कर रहा है, अपने समर्थकों से मिल रहा है और खुलकर बातचीत कर रहा है। आसाराम का प्रवचन सुनने के लिए उसके आश्रम के 1000 से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। इससे पहले पालनपुर आश्रम का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह सामूहिक रूप से भक्तों से मुलाकात करता नजर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को गांधीनगर के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में आसाराम को 31 मार्च तक जमानत दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने अनुयायियों से मिलने की सख्त मनाही की थी। हरियाणा के हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के 6ठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। पहली बार जीजेयू में राष्ट्रपति आएंगी। इससे पहले वे 2023 में हिसार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आई थी। हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलपति बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई ने बताया कि राष्ट्रपति कार्यालय से इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। विश्वविद्यालय राष्ट्रपति के आगमन को लेकर उत्साहित है। दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण व गौरवपूर्ण आयोजन होता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने पार्टी नेतृत्व से अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, कांग्रेस में मेरा क्या रोल है।
शशि थरूर ने 18 फरवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद के महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने थरूर की शिकायतों का कोई खास जवाब नहीं दिया और न ही उनकी कोई गंभीर समस्याओं को सुलझाया है। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी की लेडी डॉन पत्नी अनुराधा चौधरी ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह सिस्टम के हर दरवाजे पर गई, लेकिन जब मदद नहीं मिली तो बगावत कर दी। अनुराधा ने खुद को बचपन से बदमाश बताते हुए कहा कि लेडी डॉन, रिवॉल्वर रानी और मैडम मिंज जैसे नाम उसे मीडिया ने दिए हैं। अनुराधा ने यह भी दावा किया कि वह कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल की गैंग की मेंबर नहीं रही थी। उसकी जमीन का झगड़ा था जिसमें लैंड माफिया के तौर पर आनंदपाल गैंग ने उससे संपर्क किया था। अनुराधा ने यह भी कहा कि वह ना कभी गैंगस्टर लॉरेंस से मिली और ना कभी उनसे कोई बात की है। यह बात अलग है कि काला जठेरी इसी लॉरेंस सिंडिकेट का मेंबर है। अनुराधा ने एक निजी चैनल से बातचीत में अपने बचपन से लेकर काला जठेरी से शादी तक की सभी बातें शेयर की। महाकुंभ का आज 41वां दिन है। मेला खत्म होने में अब 4 दिन बचे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। शहर से बाहर बनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है। यहाँ से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। एंट्री पॉइंट पर रोके गए श्रद्धालुओं को कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि उनकी सुविधा के लिए प्रशासन शटल बसें, ई रिक्शा, ऑटो, ठेले को चलाने दे रहा है। हजारों की संख्या में बाइक वाले भी सवारी ले जा रहे हैं, लेकिन ये सभी अपना मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऑटो और ई रिक्शा वाले 1 किलोमीटर के 100 रुपये तो बाइक वाले 50 रुपये किराया ले रहे हैं। ऐसे में लोगों को एंट्री पॉइंट से मेले तक जाने के लिए 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट का किराया इस समय 48 से 42 हजार के बीच है। हालांकि 26 फरवरी के बाद यह किराया सिर्फ 3000 रुपये दिख रहा है। ऐसे में इस समय किराया 12 गुना तक महंगा है। केंद्र सरकार 1961 के एडवोकेट एक्ट में बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में है। लोगों के सुझाव के लिए बिल का फाइनल ड्राफ्ट सामने आने पर देश भर के वकील बिल के विरोध में खड़े हो गए हैं। बिल का विरोध दिल्ली से शुरू होकर देश के 14 राज्यों में फैल गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है। अगर केंद्र सरकार बिल वापस नहीं लेती तो वकील देश भर में हड़ताल करेंगे। बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। इसके मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां पर वे वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शहर बदलने पर वकील को 30 दिन के अंदर बार एसोसिएशन को बताना होगा। कोई वकील एक से ज्यादा बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकेगा। वकील को केवल एक ही बार एसोसिएशन में मतदान करने की अनुमति होगी। इससे वकील उनकी आजादी और वोट के अधिकार में केंद्र का दखल मान रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का दर्द झलक पड़ा। उन्होंने जनता से कहा कि नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन तो भाजपा को जिता दो। दुग्गल ने कहा कि सिरसा विकास तो करवा रहा है मगर भाजपा का कोई विधायक नहीं जीता, हमारा योगदान भी होना चाहिए। दुग्गल सिरसा में नगर परिषद उम्मीदवार के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि सिरसा विकास तो करवा रहा है क्योंकि हमारी पार्टी की नीतियां ही ऐसी हैं कि बिना भेदभाव के विकास करते हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल व मौजूदा सीएम नायब सैनी बिना भेदभाव के काम करते हैं मगर हमारा भी योगदान होना चाहिए। दुग्गल ने कहा कि बड़ा अफसोस है कि साल 2014, 2019 व 2024 में एक भी विधायक सिरसा जिले से भाजपा का नहीं बनाया। मौका पड़ा है, कम से कम हमारा चेयरमैन तो बना दो, छोटी सरकार तो बना दो।
अपने इलाके का विकास चाहते हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी जनता जब मोदी मोदी कर रही है तो हम क्यों पीछे रहे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी ने इसके 3 डायरेक्टर पर भी 1 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह आदेश भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के तहत दिया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया 100% एफडीआई वाली कंपनी है। बीबीसी डिजिटल न्यूज मीडिया है, लेकिन कंपनी ने एफडीआई को 100% बनाए रखा, जबकि सरकार द्वारा 2019 में जारी आदेश के तहत डिजिटल मीडिया में एफडीआई की सीमा 26% निर्धारित की गई थी, जिसे कंपनी ने नजरअंदाज किया। ईडी ने 4 अगस्त 2023 को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके 3 डायरेक्टर और वित्त प्रमुख को एक शोकॉज नोटिस जारी किया था। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर कुल जुर्माना 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपए का लगाया गया है। इसके अलावा FEMA 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 15 अक्टूबर 2021 के बाद हर दिन के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जब तक कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।